बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। और जनाब, इस वीकेंड को शानदार बनाने के लिए हम हाजिर हैं और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। जो बड़ी बड़ी कामयाबियां हमने ओवर द वीकेंड हासिल की हैं उस पर भी बात होगी, दोहा मुआहदे पर भी बात होगी, तफसीलन बात होगी। लेकिन इस वक्त हम मौसम की बात करते हैं और अगर लाहौर की अगर बात करें, आप खासकर लाहौर की बात करें, तो दीगर शहरों की निस्बत एक मौसम यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल, और ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि ये पांचवा मौसम है स्मॉग का, जिसने फजा के साथ हमारे घरों, हमारे ज़हनों पर हमला कर दिया। और हर तरफ एक ही बात हो रही है और वो ये है कि स्मॉग का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, इतना कम हो गया है, इतना बढ़ गया है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में जो सबसे सर फहरिस्त था और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 297 रिकॉर्ड हुआ है। पंजाब की तारीख में पहली बार एंटी स्मोक गन की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। उसके नतीजे अब आना बाकी हैं। इससे फ़ज़ाई आलूदगी में बड़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है, ये कहना है पंजाब हुकूमत का। दूसरी तरफ आज दिवाली का भी त्यौहार है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी, हम दिवाली पर अपनी हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हैं, आप खूब सेलिब्रेट कीजिए, मगर एक रिक्वेस्ट भी साथ ही करेंगे और वो ये है कि जनाब जो पंजाब, लाहौर और गिरदो नवा में रहते हैं वो त्यौहार को इंजॉय करें, मगर उसके साथ साथ पटाखे जो है ना वो फोड़ने की बजाय अगर आप इलेक्ट्रिक पटाखे फोड़ लें, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी भी कम होगी और आपका जो सेलिब्रेशन है उसमें भी कोई खलल नहीं आएगा, तो वो आप सबके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि दिवाली के त्यौहार पर फ़ज़ा का जो मयार है वो आलूदा रहेगा। फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ामात तो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और सरहद पार से आलूदगी के खतरात पर पंजाब हुकूमत ने एंटी स्मॉग गन्स तैयार कर ली हैं। स्मॉग गन्स का रात से ठोकर और जो आलूदा हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गया है। मशरिक और मगरिब की समत से 4 से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं आएंगी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का जो AQI है शदीद मुतासर होगा। और अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा से आने वाली हवाएं लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान की तरफ आलूदगी लाएंगी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानात का खदशा है। और लाहौर समेत स्मोक के खतरात का शिकार शहरों में रात से पानी के छिड़काव, एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं मनाजिर भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें देखिएगा कि लाहौर का जो AQI है आज 210 से 230 रहने का इम्कान है और अभी आपको बताया कि 297 रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल, और उसके साथ ही ना देखिए कि ये जो 2 महीने हैं इसमें जिसमें स्मॉग छा जाती है, उस दौरान मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। बिल्कुल कोई व्हीकल्स जो है उसका इस्तेमाल जो है ना उसकी ममानियत होनी चाहिए। किस तरह से होगा ये मालूम नहीं, ये हुकूमत का काम है। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉग है उसकी बुनियादी वजह ट्रैफिक की जो कार्बन इमिलेशंस हैं वो हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक लाहौर में सुबह और रात के औकात में शदीद आलूदगी होगी और अभी भी ऑलरेडी है बहुत ज़्यादा। पंजाब स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर ने शहरियों के लिए हिफाजती जो एडवाइजरी है वो जारी की है और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि दोपहर में आसमान साफ लेकिन हल्की धुंध रहेगी। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चे, बुजुर्ग अफराद और सांस के मरीज बाहर बिल्कुल ना निकले। शहरियों से एहतियाती तदाबीर और माहौलियाती SOPs पर अमल करने की अपील है। स्मॉग से बचाव और कमी के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। डेफिनेटली हमें खुद भी कुछ ना कुछ करना है। गवर्नमेंट जो जिस लेवल पर जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, लेकिन स्टिल उन एफर्ट सकते हैं कि वो बिल्कुल सही जानिब इकदामात हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पूरे साल से इसकी तैयारी करके रखें। महज यही नहीं कि इन 2 महीनों में आकर हमें रियलाइज हो कि स्मॉग आ गई और अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और देखिए जनाब 9:30 बजे क्रिकेट भी वाली हमारा टेस्ट मैच है, तो हम अपनी टीम को विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये मैच भी जीते और फैसला कुन मैच होगा जो भी ये मैच जीतेगा। बात करेंगे उसके अभी हम बात करते हैं दोहा मुज़ाकरात की जो कि कामयाब ठहराए गए हैं। आपको बताएं कि दोहा में तवील बैठक लगी जिसके बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जबकि अफगान तालिबान रजीम के वफ्द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की। तुर्की ने सालिस का किरदार अदा किया।
कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक दो तरफा अमन के लिए मुस्तकिल तरीक़ेकार वाज़े करने पर भी इत्तफ़ाक़ कर दिया गया है। दोनों ममालिक आइंदा दोनों जो ममालिक हैं फॉलो अप इजलास करेंगे। इजलास भी मुनक्किद अक्टूबर में ही होगा। जंगबंदी का नफाज, इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा और ये इक़दाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। और कतर की वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद ये ज़ाहिर की है कि ये पेशरफ्त दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से दहशत गर्दों की जो पनाहगाहें हैं वो ख़त्म करने का मुतालबा किया है और पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द तंजीमों और उनकी पनाहगाहें ख़त्म करना होंगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि मुआहदा बड़ी कामयाबी है जिसमें पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बातचीत होगी। कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी के मुआहदे पर फैसले का खैर मकदम किया गया है। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस ने कार्रवाई की और खुदकुश हमलावर नेमतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबा कंधार का रहायशी निकला और खुदकुश हमलावर नेमतुल्लाह ने बताया 40 लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबान के मरकज़ गए, दौरान तरबियत आज़ान की आवाज़ सुनी, एहसास हुआ पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान है, हमला हराम है। तो जनाब ये सारे मामलात हैं जिस बात करनी है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताइएगा कि दोहा मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी, कितने कामयाब आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि सीज़ फायर तो हो रहा है मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे, लेकिन क्या ये न्यू नॉर्मल सेट हो गया है कि सीज़ फायर जारी रहेगा या ये खतरा मंडलाता रहेगा? जी, बकौल हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के कि ये एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन जो असल अवामिल हैं, जो अवामिल इस दहशत गर्दी को बिखेर रहे हैं, उन अवामिल को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये फ्रेजाइल ही रहेगा और उस वक्त तक इस पे ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं की जा सकती। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोहा कॉन्फ्रेंस, दोहा मीटिंग हमारी वो इस हद तक कामयाब रही कि हम तो हमेशा चाहते थे कि अफगानिस्तान के साथ हमारा भाईचारा रहे। हम तो पिछले 30 सालों से उनकी वजह से बहुत सारे इल्ज़ाम सहते रहे, बहुत सारे नुकसानात उठाते रहे और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मेज़बानदारी किसी ने की है, इतने अफराद की, 30 लाख से ज़्यादा की, तो वो पाकिस्तान है। और जहाँ जिस अंदाज में पाकिस्तान में उनको आज़ादी दी गई थी, आप ईरान को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें जो सेंट्रल एशियन के हैं, जहां जहां अफगान रिफ्यूजी गए थे वहां उनको कैंपों में रखा गया था। तो इस बात को इधर छोड़ते हुए आ जाते हैं दोहा के मज़मरात पर। दोहा की मज़मरात अभी 25 को जो मीटिंग होनी है इस्तांबुल में, उस मीटिंग में हदो-खाल तलाश किए जाएंगे। ये डॉक्टर साहब उसका एजेंडा क्या होने वाला है, ये जो दोबारा बैठक होगी, और आपके ख्याल में कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर मजीद बात हो सकती है? सबसे पहले तो पहलू यही है जो कि दोहा एग्रीमेंट अमेरिकन के साथ जब किया था और उसमें पाकिस्तान इनिशियली फैसिलिटेटर रहा है और कतर ने सबसे ज्यादा उसमें फैसिलिटेशन की थी। जब वो मुआहदा हुआ अमेरिका और तालिबान के दरमियान, तो उसमें लिखा, जो दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान की सब सरजमीन किसी भी दहशतगर्द गिरोह या ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। तो अभी तो वहाँ according to monitoring team report which they have submitted to Security Council, and not one but 3 reports they have submitted to Security Council, and they have mentioned it very clearly that there are 20 terrorist groups in Afghanistan. तो हमें भी उन्हीं ग्रुप्स के साथ, हमारे साथ टीटीपी सबसे सरे फहरिस्त है, बाकी भी ग्रुप वो पर तौल रहे हैं और कुछ ने शुरू कर दिया था हमारे पास। और यही वजह है कि जब से तालिबान आई हैं और अब तक 3000 से ज्यादा शहादतें हुई हैं सिर्फ इस मामले में और 60% के करीब दहशतगर्दी। तो हमारा यही वहाँ इस्तांबुल में एजेंडा वहीं से बात शुरू होती है जिसकी की कमिटमेंट तालिबान ने पूरी दुनिया को दी। और ये दोहा एग्रीमेंट सिर्फ 2 मुल्कों यानी अमेरिका
और तालिबान के दरमियान इब्तिदाई तौर पर था, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन के जरिए उसको अडॉप्ट किया है। इसका मतलब ये पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल कानून बन गया है जो उन्होंने कमिटमेंट दी है, और वो मार्च 2021 में अडॉप्ट किया गया। ये बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब देखा जाए तो जो ये कवानीन, आप जिसको कवानीन कह रहे हैं, इस पर अमल दरामद का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अफगानिस्तान के जो तालिबान है खासकर उनका। और आपको पता है कि जब भी इस तरह के मुआहदे होते हैं सबसे पहले खिलाफवर्जी भी यही करते हैं। 2020 के मामला भी आपके सामने हैं, और इस बार भी देखिए कुछ दिन पहले ऐसे ही सीज फायर हुआ, उसकी वायलेशन उनकी जानिब से की गई। तो क्या बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसे किसी मुआहदे के ऊपर? जी, ये बिल्कुल कोशिश की जाएगी, लेकिन ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने कहा कि फ्रेजाइल है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ज़्यादा ऑप्टिमिज्म रखना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी वजूहात तो अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद हैं। देखिए, इसमें बात बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि तालिबान तो नहीं मानते कि उनकी सॉइल इस्तेमाल होती है, और वो कैसे माने? उन्होंने कमिटमेंट दी हुई है, लिख के कमिटमेंट दी हुई है, पूरी दुनिया को दी हुई है। वो अपना पूरी दुनिया के सामने एक मुल्क का चेहरा भी सामने रखना चाहते हैं, हालांकि उनको दुश्वारियां हो रही हैं उसमें, लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो जमीनी हकाइक हैं, जिसके पाकिस्तान के पास दस्तावेजात हैं, सबूत है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ठिकाने हैं। चले पाकिस्तान को छोड़ते हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट अमेरिका को सबमिट हुई है, और उसको भी अगर सबसे बड़ी रिपोर्ट तो मॉनिटरिंग टीम की है, जो सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम होती है, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। तो इसका मतलब तालिबान मानते नहीं, और ये हकाइक दुनिया के सामने है और दुनिया के रिकॉर्ड पर है। आपका सवाल कि ये कानून पर अमलदारी कौन कराएगा? देखिए, दुनिया में कानून पे अमलदारी कराने के लिए मैकेनिज्म, फ्रेमवर्क है। तो अक़वाम मुत्तहिदा में अब पाकिस्तान तो हमेशा कोशिश करता है कि अफगानिस्तान को मजमूई तौर पर नुकसान ना पहुंचे, वहां की आवाम को नुकसान ना पहुंचे। हाल ही में 10 दिन पहले हमारे आसिम इफ्तिखार जो वहाँ सफीर हैं, और उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के फ्लोर ऑफ द हाउस पे सफारतकारी की अफगानिस्तान की, बताया कि अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी के लिए उसकी मदद करनी चाहिए और बाकी चीजें। तो हम आ जाते हैं इस बात पर कि हम तो चाहते हैं कैसा, लेकिन इसको अगर ऐसा ही हुआ तो इस वक्त पाकिस्तान का जो सफारती प्रोफाइल है, या पाकिस्तान का अपना प्रोफाइल इस वक्त नॉन हिस्ट्री में सबसे ऊंची उड़ान पर है, और उस सफारती ऊंची उड़ान की वजह से हम सिक्योरिटी काउंसिल में चैप्टर 7 के तहत लेके जा सकते हैं इसको। और चैप्टर 7 के तहत जब एक दफा रेजोल्यूशन पास हो जाए तो यहाँ फिर वो फिजाई बमबारी पूरी दुनिया की उसमें कुव्वत आ जाएगी। हम नहीं चाहते। हम तो पहले भी मदद कर रहे थे अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान की जान छूट जाए मल्टीलैटरल फोर्सेस से। हम कब चाहते थे पहले भी, हमें कुछ अच्छा मिला नहीं उस सिला जो हमने अच्छाइयाँ की हैं। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ले जाएगा तो फिर इनको ही भुगतना पड़ेगा अफगानिस्तान को। अगर अब ये जो जिस तरीके से मुआहिदा हो रहा है, और आपने भी कहा कि इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा इसको पॉजिटिव नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर इनकी जानिब से उसी तरह की हरकतें की गई जिस तरह से पहले सीज फायर का मुतालबा किया गया और फिर खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी की गई, तो फिर पाकिस्तान का वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा होगा? पाकिस्तान को रिस्पांस तो दिखला दिया, पाकिस्तान ने इंडिया जैसी कुव्वत को रिस्पांस दिखला दिया और अपना सिक्का मनवा लिया। तो अफगानिस्तान का कन्वेंशनल वॉर में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो यही होगा जो आपने अभी दिखलाया है खुदकश बम्बर को, यही होगा जो 40 खुदकश बम्बर भेजने की कोशिश की जाएगी। तो अब जितनी मुतारिक हमारी अस्करी क़यादत और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हो गए हैं, वो रोकना बड़ा मुश्किल है। हम समझते हैं 2600 की बाउंड्री है हमारी, हालांकि बाढ़ लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आधा कबीला इधर है, आधा कबीला दूसरी तरफ है, तो मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम, गोरिल्ला वारफेयर से जो डील करना डॉक्टर साहब मुश्किल काम तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि हम लोग एक मुमासलत को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं कि जंग अजीम दोम में आपने देखा कि जर्मनी जारहियत कर रहा था बॉर्डर के दोनों अतराफ में। एक जानिब जहां फ्रांस पर चढ़ाई हो रही थी, बरतानिया पर चढ़ाई हो रही थी, दूसरी जानिब उसने रूस पर चढ़ाई करना शुरू कर दी, जो उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। देखिए, मुमासलत यहाँ पर यही है कि हम बॉर्डर के दोनों जानिब, चाहे हम जारहियत नहीं कर रहे हैं, हम अपना दिफा ही कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल? देखिए, दो ही हमारे पास रास्ते हैं ना। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जो भी 60% के करीब दहशतगर्दी हो रही है वो 90% पे चली जाएगी। आपके मुल्क की मईशत पहले ही सिक्योरिटी की वजह से
हमारी इतनी अच्छी उड़ान सफारतकारी और दूसरे मामले में है, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से। आज का बयान है वजीर खजाना का कि हमारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि सिक्योरिटी आए हमारे मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट आए। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा यह है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बड़े भारी दिल के साथ हमें अपने हथियार और औजार इस्तेमाल करने पड़ते हैं अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान में भी हम दहशतगर्दों के ठिकाने पर जा रहे हैं। ये और बात है कि जब भी आप दहशतगर्दों के ठिकाने पर जाएं, दुनिया में जहां भी जाएं, वहां थोड़ा कोलेटरल डैमेज तो होता ही होता है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट, वहां का जो रेज़डेप है उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि 34 अफराद जो हैं वो के पाकिस्तान उसको वेरीफाई कराना चाहेगा कि 35 अफराद जो है वहां वो इस मामले में हलाक हो गए कोलेटरल डैमेज में। तो कोलेटरल डैमेज उसको अवॉइड करने के लिए कोई रास्ता नहीं है बस सिवाय जो डायलॉग चल रही है, इस डायलॉग को आगे बढ़ा के इस मामले को यहाँ थामा जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, दुरुस्त बात आपने की कि मामलात को यहीं पर थाम लिया जाए तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ थे और दोहा मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो जनाब वो जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें अभी तक हम फाते रहे हैं, तो शाहीनों की लाहौर में पहले टेस्ट में शानदार फतह थी, वो हम सब ने देखी। अब उसके बाद हमारी नजरें जम चुकी हैं जी पूरी सीरीज जीतने पर, और सीरीज का दूसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच कुछ ही देर में शुरू। आपने देखा है ना, इतना जो साउथ अफ्रीका के साथ खेलना इतना आसान नहीं। हमने कभी भी स्ट्रेट हुए उनको दो इस तरह से मैचेस हरा के सीरीज अपने नाम तो वैसे नहीं की है। तो रमीज राजा साहब भी अभी गुफ्तगू करते हुए टॉस के बाद उनसे यही पूछ रहे थे कि क्या कर पाएंगे, तो देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं। और इसके साथ साथ टॉस के दौरान ही जिक्र हुआ है कुछ तब्दीलियां की गई हैं। पाकिस्तानी टीम ने जो तब्दीली की है, उन्होंने एक एडिशन किया है, उसमें पाकिस्तानी टीम में आसिफ आफरीदी खेलेंगे। और अगर बात करें मेहमान टीम की तो उनमें दो तब्दीलियां हैं, केशव महाराज और मार्को जेनसन जो हैं वो खेलेंगे साथ। तो देखते हैं जी आज का क्या मैच होता है और क्या हमारी टीम परफॉर्मेंस देती है पहले दिन के खेल पर। सैयद मोहम्मद उवैस स्पोर्ट्स सज्जियाकार हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम। ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है ओवैस, ये जो मोमेंटम है इसे हम बरकरार रख सकेंगे? और जितनी खुशी से हम बता रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इस सीरीज जीतने के लिए भी इसी तरह से एक्साइटेड रहें? फिर देखिए, अच्छी बात है कि एटलीस्ट पाकिस्तान ने टेस्ट चैंपियनशिप पे आपने फ्रॉम द अपने घर से ही आपने एक जीत से स्टार्ट किया। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगर लॉन्गर अपना उस पर रन पे आप बात करें तो क्या ये चीजें कामयाब होंगी आगे जाके, जिसमें स्पिन टर्निंग ट्रैक आप बना देते हैं और आप पूरी दूसरी टीम को बेबस करते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ऑब्वियसली जब आप होम कंडीशंस पे खेलते हैं तो अपनी टीम को आप एडवांटेज जरूर देते हैं इस चीज का। अच्छी बात है, आपकी परफॉर्मेंस नजर आई, लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप रियलिटी के ऊपर हैं तो आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए भी आपको नजर आए, जो कि एक मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि पाकिस्तान टीम हमेशा तीसरी चौथी इनिंग्स में स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आती है। बॉलिंग यूनिट, स्पिनर्स की बात करें, उन्होंने अच्छी बॉलिंग यूनिट का मुजाहरा किया। शाहीन बहुत अरसे के बाद आपको रिवर्स स्विंग करते हुए आपको नजर आया विद द पेस। तो अच्छा पाकिस्तान का एक आउटकम जरूर है, लेकिन वो ट्रैक डिफरेंट था, वेदर कंडीशन डिफरेंट थी। पिंडी का थोड़ा सा डिफरेंट वेदर ट्रैक है यहाँ पर, क्योंकि शाम को लगभग थोड़ी सी अपना ठंड हो जाती है, दिन में काबिले बेहतर मैं कहता हूँ लाहौर से तो अच्छा ही मौसम यहाँ पर रहता है, लेकिन विकेट थोड़ी सी डिफरेंट होगी ज्यादा। यहाँ पर आपको पता है कि ग्रास नजर आपको आती है, लेकिन कल से 2-3 दिन से तस्वीरें आ रही थी, हीटर नहीं लगे यहाँ पर, जितना चल रहा था सोशल मीडिया पे मैंने नहीं देखा कोई हीटर लगे हुए, लेकिन खबर ये आ रही थी कि इसको भी स्पिनिंग ट्रैक ही बनाया गया, ये ज्यादा फैसिलिटेट करेगी आपके स्पिनर्स को जाके। तो इसलिए पाकिस्तान ज्यादा हैवी अपना स्पिन के साथ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और अच्छी बात है कि आप अफरीदी को लेके बीच में आए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें सुकर शाहीन की बात करें, स्पिन बॉलिंग यूनिट की आप बात करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 3 जेन्युइन स्पिनर्स होते हैं पिछले मैच के अंदर। और ये अवैस उनका डेब्यू भी है, ये पहला मैच होने वाला है उनको। देखिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है, मेरे खुद भी वो टीम का हिस्सा रहे हैं केपीएल के अंदर। अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें, विद द बैट भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपना यूटिलाइजेशन दे देते हैं, विद द बॉल वन ऑफ दी, मैं कहता हूँ बहुत क्लेवर माइंड उनका है। मुझे पता है लोग बात करते हैं एज फैक्टर के बारे में, और ठीक है, जितनी क्रिकेट वो खेल चुका हुआ है, जितना उसको एक्सपीरियंस इस वक्त मौजूद है, वो एक लीथल वेपन आपके लिए जरूर होगा। जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करते हैं तो वो बड़ा एक अच्छा क्लेवर बॉलर है। पाकिस्तान ने अच्छी यूटिलाइजेशन की है, क्योंकि आपके पास इतने ज्यादा टेस्ट मैच की सीरीज है कोई नहीं, आपने इन्हीं को यहाँ पर आजमाना है, और आपकी कोशिश यही होगी कि आप ये टेस्ट मैच सीरीज जीत के आप टेस्ट चैंपियनशिप के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आप टॉप ऑफ द टेबल जाएं। और पाकिस्तान बैट्समैन की बात करें तो कहीं ना कहीं बैटिंग को देखें, परफॉर्म करना पड़ना है। मुझे पता है कि पहली इनिंग्स के अंदर आपको इमाम भी स्कोर करते हुए नजर आए,
शान ने भी स्कोर किया, लेकिन अगर आप रियलिटी के ऊपर जाएं तो आपकी जो मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कितनी जल्दी क्रम्बल हुआ है। दैट शोज के आपके जो लेफ्ट आर्म के आगे जो मुथु जिस दिन खेला था, महाराज को वो लेके बीच में आया, फिर जैनसन को लेके आए, उनको हाइट का। अच्छा, ये ऐसे में जैसे अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि इसको भी स्पिन पिच ही बनाया जाएगा, इतने एक्सपीरियंस्ड केशव महाराज हैं, उनको अपने स्पिनर को उन्होंने ऐड किया है, तो इससे कितना टफ टाइम मिल सकता है हमारी टीम को? देखिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का एक जो लव साइकिल है पाकिस्तान के साथ वो बड़ा पुराना है। चाहे वो बाबर आजम का बैट एंड पैड का गैप देख लें, चाहे आप ज्यादातर प्लेयर्स को देख लें कि वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आते हैं, चाहे सलमान अली आगा की बात करें, अच्छा स्पिन को खेलते हैं, लेकिन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर वाला मसला है वो आपको क्लियरली नजर आएगा। पिछले मैच के अंदर मिथु का आपको पता है कि जिस तरीके से उसने 6 से 7 खिलाड़ियों को आउट किया था, वो महाराज को लेके एक्सपीरियंस को लेके आए, तो वो बड़ा एक स्ट्रैटेजी क्या पाकिस्तान टीम इनके आगे लेके चलती, क्योंकि विकेट पिंडी की मैंने कहा अगर आप नेचुरल देखें तो पेसर्स को सपोर्ट करती है और यहाँ पर फुल ऑफ रन्स होते हैं, लेकिन ये विकेट डिफरेंट बनाई गई है, स्पिन को ज्यादा सूट करेगी। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जहां पर पाकिस्तान को तो जेन में है कि यार वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ, हमने अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना है, वहीं आपको अगर रियलिटी चेक पे लेके जाओ तो आपके बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान चाहे पहली इनिंग्स हो चाहे दूसरी इनिंग्स में बैट्समैन की बात करूं कि वो किस तरीके से आपको रन रेट को और खास करके टीम को लेके चलते हैं एक अच्छे टोटल पे। स्पिनर्स की बात करें तो मैंने कहा ना कि अब्बास अपना बात कर लें, इस वक्त आप नुमान की बात कर लें, वो आपको अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। साजिद थोड़ा सा ऑफ कलर पिछले मैच के अंदर जरूर आपको नजर आए थे, लेकिन फिर वही बात है कि जितने टेस्ट मैचेस वो लोग खेल चुके हैं, खास करके नुमान की बात करें, इसके बाद आपने वेस्ट इंडीज खेलने चले जाना है, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं स्पिन बॉलिंग ट्रैक जोन है वो ज्यादा सूट करेगा, पेसेस भी आपको सूट कर जाते हैं। तो पाकिस्तान एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ है, लेकिन बैटिंग की बात करें तो आपको शायद आज भी मेहनत करने की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर के अंदर बाबर पे बहुत ज्यादा रिलायंस है, बहुत अरसे से आपको पता है बाबर के बैट से 50 या 100 नहीं हुआ, वो किस तरीके से पिंडी की विकेट पे बैट करते हैं। मुझे याद है जब बांग्लादेश यहाँ पर खेलने आई थी तो मैं खुद पिंडी स्टेडियम में मौजूद था जब बारिश भी हो रही थी, बाबर ने अच्छा स्कोर किया था, तो क्राउड वही कर रहा था लाहौर में था कि आई गेस शान बैटिंग कर रहे थे, इमाम को आउट होने दो, बाबर को आने दो, बेचारा शायद 90 पे था उस वक्त। तो ये चीज बाबर का तो एरा है, लेकिन बाबर आजम को शायद वो जो एरा और बाबर आजम का जो नाम है उसका मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्म करने की अब जरूरत है, ताकि पता हो कि बाबर आजम आए। अच्छी शॉट सिलेक्शन तो जरूर नजर आई थी, लेकिन आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी विकेट है, आपको सीनियर कैंपेनर बन के आज खेलना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आसिफ आफरीदी को जो है उसका एडिशन किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लगता है कि क्या जो स्ट्रेटजी है हमारी पहले टेस्ट वाली उसी को अपनाए रखना दुरुस्त साबित होगा, और लाहौर से जो रावलपिंडी पिच की मुंतकली है उससे कोई स्ट्रेटजी तब्दील करने की जरूरत है, या जिस तरह पाकिस्तानी टीम लेकर चल रही है मैचेस को उससे जीतने के इम्कान ज्यादा है? देखिए, आप विनिंग कॉम्बिनेशन को वैसे चेंज नहीं करते। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप विकेट देखें तो इसमें बेतुका है, अगर आप 2 फास्ट बॉलर्स लगा दें, उन्होंने यहाँ पर ऐसा को ज्यादा सपोर्ट मिलनी नहीं है, लेकिन हसन अली का हैट्स ऑफ है, लिटरली जो पहले 4 ओवर उसने करवाए थे, जिस तरीके से वो बैक को भी बेंड कर रहा था, रिदम के साथ आ रहा था, दैट शोज के उसने 4-5 ओवर के अंदर अपना पूरा 100% दिया है। अच्छी अपना आपको लाइफलाइन पाकिस्तान की पेस बैटरी की तरफ से नजर आ रही थी। लेकिन आप जब आप स्पिन हैवी पे जाते हैं और खास करके जब आप अपनी होम कंडीशंस पे बात करते हैं, मैंने कहा ना कोई भी टीम होगी अपनी होम कंडीशंस पे वो आके ऑब्वियसली अपने आप को ज्यादा पॉजिटिव रखेगी, अपना ज्यादा उसको हेल्प करवाएगी विकेट से, ताकि हमारा जो प्लस पॉइंट है वो ज्यादा जो है पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर आप लॉन्गर अपना अगर पीरियड की बात करते हैं, देखिए टेस्ट चैंपियनशिप में कहा ना कि अच्छी बात है कि आप अल्लाह करे 3 टेस्ट मैचेस जीते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका से, और आप टेस्ट चैंपियनशिप के बड़े टॉप लेवल के ऊपर आप नजर आए। लेकिन जब आप लॉन्गर रन की बात करते हैं तो ये आपका कंसिस्टेंट जो सा ये वो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग चीज नहीं है। आपने देखें कहीं ना कहीं जाके तो अगर आप सपोज टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लिए अल्लाह करे आप क्वालिफाई कर जाएं, तो वहां पर तो डिफरेंट पैक है, वहां पर तो आपके पेस बैटरी और आपके बैट्समैन स्विंग के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर भी मैंने कहा ना कि मैं इस चीज में फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अपने जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस वक्त पाकिस्तान की पेस बैटरी है, उसने हमेशा आपको बड़े मैचेस जितवा के दिए, हिस्ट्री में भी आप उठा के देख लें, लेकिन आपकी बैटिंग स्ट्रगल करती हुई आई है, तो दैट मींस कि आपको कहीं ना कहीं पेस फ्रेंडली और बैटिंग ट्रैक आपको बनाना चाहिए, एटलीस्ट आपके जो पॉजिटिव रहे। अगर ये स्पिनिंग ट्रैक आप बना रहे हैं, आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर ये जो सा पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट हम डिस्कस कर रहे थे, उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे, और आज जो फैसला कुन मैच जो आज का है उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहेगी, जैसे कि हमने पहले जीत का एक मोमेंटम बनाया। तो चलें जी, आगे हमें खुश होने का मौका देगी हमारी टीम। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक्सप्रेसो में हम आपको एक ऐसे नौजवान से रुशनास करवाने जा रहे हैं जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों और इनफरादियत की वजह से वाकई काबिल तहसीन है। वो नौजवान जिसने कलम, ब्रश या पेंसिल के बगैर ही आर्ट की दुनिया में रंग बिखेर दिए हैं। और हम बात कर रहे हैं शाहनवाज खान नियाजी की, जो एक मुनफरिद और इंतहाई दिलचस्प फन जो बर्न आर्ट कहलाता है उसके माहिर हैं। बर्न आर्ट वो फन है जिसमें आम कैनवस की जगह लकड़ी या किसी और सतह पर आग की हिद्दत से खूबसूरत और दिलकश तस्वीर और नकूश तख्लीक किए जाते हैं। शाहनवाज की महारत ऐसी है कि वो एक आम लकड़ी को लेते हैं, अपने हाथों से एक जला हुआ शाहकार बना देते हैं जहां हर गहराई और साया एक जिंदगी की झलक दिखाता है। वो ना सिर्फ लकड़ी बल्कि किसी भी सतह पर आग की मदद से मुनफरिद तख्लीक कर सकते हैं। मुनफरिद फनपारे जो हैं जिसे देख कर हर कोई दंग रह जाता है। मजीद उनके इन शाहकारों के हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहनवाज, हमें बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने में कि ये जो बर्न आर्ट है या ये पायरोग्राफी जिसे कहते हैं, इस फन का शौक आपको कब से हुआ और कब से ये सफर आपका शुरू हुआ? असल में ये सवाल सबका होता है कि कब से शौक हुआ। ये इंसान के खून के अंदर ही होता है और जब इंसान होश संभालता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई ना कोई सिफात डाल देता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की देन है और मैं नहीं जानता था कि मेरे अंदर ये चीज है। बाखुदा ये ऐसा ऐसा मुझे समझ आना शुरू हुआ। शायद कि मैं प्रेप क्लास से मैं ड्राइंग मैंने बनाना शुरू की थी। टीचर्स हजरात मेरी माशाल्लाह बड़ी दाद देते थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्राइंग किया आपने। राइट, तो शाहनवाज आप जब आपको दाद दी जाती थी तो आपने उसके बाद कब ये सोचा कि मुकम्मल तौर पर इसको एज अ करियर भी परस्यू किया जा सकता है? असल में उस वक्त मैं इतना समझता भी नहीं था। बहरहाल जब मैं एक चीज ड्रा करता था तो मुझे खुद की समझ नहीं आती। तो थोड़ा थोड़ा मैं होश संभालने लगा। मेरी उम्र गालिबन 10 साल हुई तो इस चीज को मैं समझने लगा। अच्छा। तो मुझे एक टीचर मिले, खालिद खयाम साहब। आज भी मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ी पॉलिशिंग की सही। और आज भी शायद मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं उस वक्त इज्जत करता था। बिल्कुल, उस्ताद हमेशा उस्ताद ही रहते हैं। अच्छा शाहनवाज, ये जो काम है ये बहुत मुश्किल है। बज़ाहिर देखने में फनपारा तो बहुत खूबसूरत है लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, ख़ास तौर पर जब आग की हिद्दत होती है उससे आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। कभी आपको खुद इस तरह से किसी किस्म के चैलेंजेस या मसाइल का भी सामना करना पड़ा कि जो आग की शिद्दत है उससे जिस सरफेस पे आप बना रहे हैं उसमें मुश्किल आई हो या फनपारा ख़राब हुआ हो? इस हवाले से भी हमें बताएं। हाँ, ये है कि बाज़-औक़ात टूल्स लगे होते हैं तो बच्चे वगैरह हाथ लगा लें तो उनको तकलीफ हो जाती है। दूसरा ये कि जब मैं चेक कर रहा होता हूँ कि मेरा टूल्स गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने टूल्स को पकड़ा तो उसमें बहुत ज्यादा करंट थी, तो उस बारे में मुझे नहीं पता था। तो उसने मुझे इस तरह इतना दूर फेंका कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और जो लकड़ी जलती है उसका जो लकड़ी जलती है उसका जो धुआं होता है वो मुझे थोड़ा सा तंग करता है, परेशान करता है। बाद में मेरी सांस में थोड़ी सी वो पार्टिकल्स भी हैं वो इस वक्त हवा में जो है मौलक हो जाते होंगे उसकी वजह से। ये जो हम फनपारे दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, क्या कमाल और क्या खूबसूरत फनपारे हैं। तो ये बताइएगा कि ये एट एवरेज कितने में फनपारा बिकता है? ये तो हमारा माशरा अभी इस तरह से हो गया कि हर जगह परेशानी है और हर घर में मसाइल ही मसाइल।
तो जो आर्टिस्ट को मिलना चाहिए, जो आर्टिस्ट का हक होता है, उसकी मेहनत नहीं देखी जाती, उसका टाइम देखा जाता है, और उसके पीछे टाइम नहीं देखा जाता कि ये बंदा 30 साल से मशक्कत कर रहा है। बहुत ऐसे भी होते हैं कि आज मुझे पिक्चर का ऑर्डर दे दिया और कल मुझसे पूछने लगा भाई मेरा काम कहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल शाहनवाज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसकी पजीराई बहुत कम है और आपकी वो बात भी दुरुस्त है कि जहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं इस वक्त सब माली लिहाज से, तो फ़न की जो तारीफ़ है, पजीराई है, उसी वक्त मुमकिन होती है जब ज़माने में इस्तेहकाम मौजूद हो, आपकी सोसाइटी में इस्तेहकाम मौजूद हो और लोग उसको सोच सकें, समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा टॉप ऑफ द आवर हम लाहौर के 5वें मौसम का जिक्र कर लेते हैं एक बार फिर से और डिस्कस करते हैं इसको। ये 5वां मौसम जो है इसे स्मॉग कहते हैं जी, जिसने फ़ज़ा के साथ साथ हमारे घरों को, हमारे जहनों को भी आलूदा कर दिया। हर तरफ एक ही बात होती है, वो जिस तरह से हमने आगाज़ में बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त इतना है, इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया है, और स्मॉग की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो फैल रही हैं। पंजाब हुकूमत जो है वो काम कर रही है, APA टेक्नोलॉजी के जरिए 24 घंटे में जो है वो भट्टों की चिमनियों की निगरानी की जा रही है और लाहौर के 77 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अभी तक मुंतकिल किए जा चुके हैं और पंजाब की तारीख में पहली बार एंटी स्मॉग गन्स जो हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल शुरू किया गया और किसानों ने पंजाब हुकूमत की फसल की जो बाक़ियात न जलाने की मुहिम है उसका भरपूर साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि बच्चे मास्क पहने, फेफड़ों, सांस और दिल के जो अमराज में मुब्तला अफराद हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं खुली फ़ज़ा में वो ना जाएं। हम सबका ताउन ही इस मुश्किल से निजात दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है और इसी पर हमने बात की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इमरान हामिद शेख, DG इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? थैंक यू। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है इस साल काबू पाने के लिए? देखिए, अगर हम स्मॉग की बात करें तो स्मॉग के फैक्टर्स जो हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं। एक इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि पूरे एक रीजन के ऊपर होते हैं। तो जहां तक इंटरनल फैक्टर्स की बात है तो आप यकीन कीजिए कि एवरी ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट इज बीइंग डन। इंसानी सतह पर जो कोशिश हो सकती है वो की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि स्मॉग पे काबू पाया जाए। स्मॉग को कॉज करने के लिए, स्मॉग को बनाने के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी धुएं छोड़ने वाली चीजें हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है। मैं अगर क्विकली बताऊं तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस वक्त 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो क्रॉनिकली पोल्यूट कर रही थी, काला धुआं फेंकती थी पंजाब में, उसको डिमोलिश किया जा चुका है। इसी तरह अगर हम भट्टों की बात करें तो 2500 के करीब जो भट्टे क्रॉनिकली पोल्यूट कर रहे थे, काला धुआं फेंकते थे, उनको डिमोलिश किया गया है। इसी तरह गाड़ियों की अगर हम बात करें तो एक बड़े मैसिव स्केल पर एमिशन टेस्टिंग सिस्टम इस वक्त चलाया जा रहा है। अगर हम दीगर भी बात करते हैं, फसलों की बाकियात की बात करें, उनको जलाने की बात करें तो गवर्नमेंट हैप्पी सीडर्स एंड सुपर सीडर्स का एक बड़ा इलेबोरेटिव किस्म का प्रोग्राम लाई है जिसमें 5000 से ज्यादा सुपर सीडर्स जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि हर वो चीज जो कि धुआं पैदा करती है और सर्दियों में चूंकि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाती है तो ये धुआं जो है वो फैल जाता है और एक गलाफ की शक्ल ले लेता है क्योंकि हवा की स्पीड बहुत कम होती है और हवा का जो है वो डिस्पर्शन नहीं हो पा रही होती। सो दैट इज व्हाई हम एक तरफ तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मिटिगेशन करें, धुआं पैदा करने वाले एलिमेंट्स को कम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया ये जो एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल है, जदीद टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तो इसके हवाले से जरा ये बताइएगा कि ये किन इलाकों में ज्यादा एक्टिव है और दूसरा ये कि इसमें जो एक एंटी स्मॉग गन है वो कितना पानी जो है उसका छिड़काव कर रही है और आया कि ये पानी साफ पानी है या फिर ये जो नहरी पानी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और एक गन की थ्रो कितनी होती है और उससे फायदा कितना हो रहा है? जी एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि एक तरफ तो जैसे हम जहाँ पे धुआं पैदा होता है उस सोर्स को कम कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो हम ये कर रहे हैं कि जो डस्ट होती है या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए
पाकिस्तान में पहली बार दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो एंटी स्मोक गन्स हैं वो 15 पंजाब के अंदर लाई गई हैं। इसमें से जो एक गन है उसका थ्रो तकरीबन 120 मीटर तक होता है और इसके अंदर जो है साफ पानी इस्तेमाल किया जाता है। इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल ये ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल या किसी किस्म की कोई भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं है। हम समझते हैं कि ये स्मोक गन ने फिजा में जाना है और जो डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, आपके इल्म में है कि हमारे शहर डस्टी सिटीज होते हैं, सो अर्बन एरियाज में ये इस्तेमाल होगी और डस्ट को सेटल करेगी, बिल्कुल उसी तरह क्लींजिंग करेगी जिस तरह जो रेन होती है, जो बारिश होती है वो क्लींस करती है। सो ये एक तरीका कार है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी जो डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल सड़कों की जो सफाई का एलिमेंट है, जो कच्ची सड़कें उनके ऊपर टफ पेवर्स लगाए जा रहे हैं ताकि डस्ट की जो रूट कॉज है उसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर इमरान, एक और बात बताइएगा कि अगर जिस तरह से हम ये एंटी स्मोक गन्स ही देख रहे हैं, आपने कहा कि 15 हैं शहर में जो इस वक्त मौजूद है और काबू पाने की कोशिश कर रही है। हमारे पास एक जो कि लाहौर की अगर बात करें तो ये बागों का शहर कहलाता है और हर बाग में पहले से फव्वारे मौजूद हैं, फाउंटेन्स मौजूद हैं जो पहले चला करते थे और अब नहीं चलते हैं। शायद ये इसी चीज को दूर किया करते थे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में मौजूद हैं अगर इनकी मुस्तकिल चढ़ने की वजह से वो कम हो सके, तो क्या आपको नहीं लगता इनको दोबारा बहाल कर देना चाहिए? देखिए, जहां तक पार्कों के अंदर, बागों के अंदर इसका ताल्लुक है, फवारे का ताल्लुक है, वो बिल्कुल चूंकि पार्क के अंदर होता है जिसके आसपास ग्रीनरी भी होती है, जिसके आसपास कोई गाड़ियां भी नहीं होती, डस्ट भी नहीं होती, तो वो एलिमेंट तो बिल्कुल एक वो विजनरी, एक वो देखने के लिए विजुअल इफेक्ट उसका बड़ा अच्छा है और करीबी ज़ाहिर है एनवायरनमेंट पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये जो फॉग गन्स है ये सड़कों के ऊपर इस्तेमाल हो रही है, ये उन सड़कों पे, उन जगहों पे इस्तेमाल हो रही है जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जहाँ पे इस वक्त हमारी ये सड़कें बन रही हैं, हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और फिर ट्रैफिक गुजर रही है। वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, यानी एक तरफ तो डस्ट होती है, दूसरी तरफ डीजल का और पेट्रोल का धुआं उसके अंदर ऐड हो जाता है, तीसरी तरफ चूंकि अर्बन सेंटर होता है उसके साथ हमारे जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं उनकी चिमनियों से जो धुआं निकल रहा होता है, कुकिंग वगैरह का, वो भी फिजा में जा रहा होता है। तो ये और दूसरी तरफ जो है वो जो टेम्परेचर है वो इतना नीचे चला गया होता है कि जो ये सारे डस्ट ने फैल जाना होता है, डिस्पर्शन होनी होती है, वो डिस्पर्शन नहीं हो पा रही होती है, सो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारी चीज को फॉग कैनन एक जिस तरह बारिश क्लींस कर देती है, तो जब 120 मीटर तक इसका थ्रो जाएगा तो बिल्कुल आप ऐसे ही समझे जैसे एक आर्टिफिशियल रेन का एक सिस्टम बनेगा। आपको लगता है कि अब जिस तरह से लास्ट ईयर भी हुआ था और आर्टिफिशियल रेन का भी आपने भी जिक्र कर दिया, उसकी जरूरत लास्ट ईयर पड़ गई थी और वो फिर की गई थी ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी आए, एंटी स्मोक गन्स के इस्तेमाल के साथ या इनके बाद जरूरत पड़ती है तो ऐसी भी कोई तजवीज है कि दोबारा से इस तरफ सोचा जाए आर्टिफिशियल रेन के हवाले से? देखिए, जैसे मैंने गुजारिश की कि ऑलरेडी एवरी ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट, जहां भी हमें जो कोशिश हो सकती है आसमान के नीचे वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर जरूरत पड़ती है तो हम इस बार भी, जैसा लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ये सारा रेंज आया था आर्टिफिशियल रेन का, अगर इस साल भी जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल उस हद तक भी जाएंगे, लेकिन वो एक आखिरी स्टेप होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़, जिस तरह से लास्ट ईयर मैं बार बार यही जिक्र करूं क्योंकि हम बड़े अरसे से इसे भुगतते आ रहे हैं स्मोक को, हर बार कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाते हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको टैकल कर रही है। तो जो स्कूल्स थे लास्ट ईयर वो बंद करने पड़ गए थे क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इस बार ऐसा होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद बिगड़ने का खदशा है? देखिए, अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो ये जो एयर क्वालिटी का ठीक होना है या स्मोक का खत्म होना है, ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस। ये इतना शायद इजी नहीं है कि हम कुछ एकदम करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्मोक के जो कॉजेज हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो इंटरनल नहीं है। एक रीजन का भी एक पूरा फैक्टर है। एक जो ईस्टर्न कॉरिडोर खुलता है, जो इंडिया से हवाओं का एक सिलसिला पाकिस्तान की तरफ आ रहा होता है, उसका भी एक पूरा इम्पैक्ट है। पूरा रीजन पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी बिल्कुल, वहां पे दिवाली की वजह से भी जो ये पटाखे और ये सारे जो फायरवर्क्स हो रहे होते हैं, और अगर आप इस वक्त भी जो इंटरनेशनल, मैं अपनी बात नहीं करता, अगर आप इंटरनेशनल एयर पैटर्न की वेबसाइट्स जाकर देखें, नासा की वेबसाइट्स देखें, जाके कॉपरनिकस वगैरह देखें, तो आपको नजर आएगा कि जो इस वक्त पूरी जो हवा का रुख है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी इंडिया से पाकिस्तान की तरफ है। तो वो भी एक पूरे रीजन का ये मसला है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम सारे ये अफेक्ट होते हैं। और वो जब हवा इधर की तरफ, पाकिस्तान की तरफ चलना शुरू होती है, और चूंकि ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान में पंजाब है, तो ये लाहौर और मुल्तान और सेंट्रल पंजाब के ऊपर ये पूरी जो विंड है वो होवर कर रही
रही होती है, तो वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आ जाता है। तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर इमरान, उनका तो कोई भरोसा नहीं है, कभी पानी छोड़ देते हैं, कभी हवा छोड़ देते हैं, हम मुश्किलात का जो है ना शिकार ही रहते हैं हर वक्त। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त ओपन एयर जो किचन्स हैं जो धुआं छोड़ रहे होते हैं और उसका सद्देबाब करने का भी सोचा जा रहा था, उसके हवाले से कोई इकदाम किए गए हैं? जी एग्जैक्टली, ये बड़ा ही आपने इंपॉर्टेंट बात की, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कि सर्दियों के अंदर एक और फिनोमेना पॉप अप होता है और वो होता है ओपन किचन्स का। ओपन बारबेक्यू हो रहा होता है, ग्रिलिंग हो रही होती है, फिश ग्रिल करने के पॉइंट्स टेम्परेरी सर्दियों में लग जाते हैं। और लाहौर और पाकिस्तान के जो पंजाब, सेंट्रल पंजाब के जो अर्बन एरियाज हैं, उनका ये जो स्ट्रीट फूड है ये पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, ये स्ट्रीट फूड को एंजॉय करते हैं। सर्दियों में रात को बाहर बैठते हैं चूंकि मौसम अच्छा होता है, तो हम उसको भी जो है वो कैटर करने के लिए सक्शन हुड का हमने 15 दिन का तमाम रेस्टोरेंट्स को टाइम दिया है कि जितने भी ओपन कुकिंग पॉइंट्स होंगे, ओपन किचन्स हैं, ओपन बारबेक्यू वगैरह, वो बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। 15-20 हजार रुपए में वो जितनी आपकी जो ग्रिल होती है उसके ऊपर एक सक्शन हुड सा लग जाएगा और वो सारे धुएं को चैनल करके और आगे एक बेशक एक छलनी से गुजार दें या बेशक जस्ट पानी की बाल्टी के अंदर से धुएं को गुजार लें, जिस तरह पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग हुक्का वगैरह इस्तेमाल किया करते थे। तो उससे भी ये होगा कि जो धुएं के अंदर जो सल्फर एंड द कार्बन कंटेंट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और साफ धुआं फिजा में जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ के कुछ छोटे जो दुकानदार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी थे इस हवाले से, तो क्या उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया है और पंजाब हुकूमत उनको हेल्प आउट भी करेगी जो इस टेक्नोलॉजी को चाहते हैं कि वो लगवाया जाए और कम कीमत पर उनकी जो है वो हेल्प कर दी जाए? देखिए, जहां तक रेस्टोरेंट्स की बात है तो मैं ये बात करूंगा कि पिछले साल हमने इस चीज को वॉलंटरी किया था और हमने कहा था कि लोग अपनी मर्जी से लगवाएं और हमने फिर पूरा साल एफर्ट किया है। जहां पे सक्शन हुड्स हैं, आप लाहौर में हाल रोड वगैरह पे आगे पीछे देखें, सक्शन हुड्स आर इजीली अवेलेबल, कोई प्राइस का प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा इसका फायदा है इस सक्शन हुड का, वो उस शख्स को है, उस गरीब बंदे को है जो कि रोज 5-7 घंटे उस ग्रिल के ऊपर खड़ा होता, बारबेक्यू कर रहा होता है और ये सारा सल्फर वाला और कार्बन वाला धुआं डायरेक्ट वो ले रहा होता है। बाकी गाहक तो कुछ टाइम के लिए आते हैं ना जी, तो ये जो है ये तो उसकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर 7-8-10 हजार रुपए लगा के और वो पूरे सीजन के लिए अपनी सेहत, बाद में भी तो दवाई उसी नहीं लेनी है, उसी नहीं हॉस्पिटल में बीमार होना है खुदा ना खास्ता। सो इसलिए ये है कि ये सबकी सेहत के लिए जरूरी है, ये लाजमी करना पड़ेगा। 1 नवंबर से ये लाजमी करना पड़ेगा। डॉक्टर इमरान, कोई सजेशन आप आवाम को भी देना चाहिए? हुकूमती लेवल पर जो कुछ हो रहा है वो तो हमने उन तक पहुंचा दिया है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम अपनी सतह पर क्या करे? देखिए, अवाम को मेरी यही अपील है कि स्मॉग एक मैन मेड डिजास्टर है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये माशरे की गलत प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ है। लिहाजा हम जहां भी काम कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो मेक इट श्योर कि आप एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स आपकी चिमनियों पे लगाओ। अगर आप भट्टों में काम करते हैं तो जिगजैग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हैं तो काइंडली फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं। अगर आप फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं तो काइंडली सक्शन हुड्स का अपने के अंदर इस्तेमाल करें। अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो काइंडली सर्दियों के मौसम आ गया है, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाएं, इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी काला धुआं ना छोड़ रही हो, उसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर तब्दील करवा लें। इसी तरह अगर आप वैसे मतलब ये स्टूडेंट हैं या घर में काम करते हैं या तो ऑफिस में काम करते हैं तो कूड़ा बाहर ना फेंके, क्योंकि ये कूड़ा भी जो है जब हम बाहर फेंकते हैं तो ये भी फिजा में मिलकर उसको खराब करता है। एक्स्ट्रा लाइट्स ना जलाएं, हमारी बिजली भी जो पैदा होती है वो भी कोल प्रोडक्शन से हो रही है। तो ये सारी चीजें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान हामिद शेख हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि ये मैन मेड डिजास्टर, इससे हमने कैसे मिलकर कॉप अप करना है। पंजाब हुकूमत अपना काम कर रही है, खासतौर पर मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो इसमें बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं और इस हवाले से अलर्ट्स भी, एडवाइजरीज भी जो हैं वो आवाम तक खुद से वो पहुंचा रही हैं और जिस तरीके से वो काम कर रही हैं वो भी काबिल तहसीन है। तो जनाब, अपना अपना किरदार हमने खुद अदा करना है इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए, वरना हम सब ही मिलकर ही बीमार होंगे। तो आपके एंड से जो आप कर सकते हैं वो कीजिए और अपना ख्याल रखिए, मास्क पहने बगैर घरों से बाहर ना निकलिए और जो बाकियात हैं, जो ग्रास है या कूड़ा है, उसको आग लगाने से भी गुरेज कीजिए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक्सप्रेसो में आज हमने एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है जो निहायत हसास है, माशरती हवाले से बहुत ज़रूरी है। ऑटिज़म की बात करते हैं। ऑटिज़म एक ऐसा नफ्सियाती और असबी आर्जा है जो बच्चों की नशोनुमा और माशरती राब्तों पर गहरा असर डालता है। इस मर्ज से मुतासर बच्चों और उनके ख़ानदानों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है जिन्हें समझना और उनके लिए शऊर बेदार करना हमारा इज्तिमाई फरीज़ा है। और इसी शऊर और आगाही के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी निजात कैनेडियन कैसर सग़ीर मेयो ने निहायत मिसाली और काबिल तारीफ कदम उठाया है। पिछले 3 सालों से वो मुसलसल एक चैरिटी वॉक का एहतमाम करते हैं जो टोरंटो सिटी हॉल से शुरू होकर मिल्टन टाउन हॉल तक 50 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करते हैं। इस वॉक का मकसद सिर्फ जिस्मानी मेहनत नहीं है बल्कि एक पैगाम पहुंचाना है कि हम ऑटिज्म के शिकार बच्चों और उनके वालिदैन के मसाइल को समझते हैं, कबूल करते हैं और उनकी हिमायत करेंगे। और इस साल भी मिल्टन पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था मेयर गॉर्डन ग्रांट्स की जानिब से। हमारे साथ इस वक्त कैसर मौजूद हैं, उन्हीं से उनके हवाले से बात करते हैं। कैसे बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे साहब, सबसे पहले तो बताइए कि जो आपने ऑटिज्म से आगाही के लिए जो 50 किलोमीटर वॉक का आगाज़ किया, ये ख्याल आपको कब आया और इसकी जो इब्तिदा है वो कब से हुई? चले थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर कर दो। टू बी वेरी एक्यूरेट, ये 56.5 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस तय किया। जी बिल्कुल। गूगल इसमें कंफ्यूज था, हम भी कंफ्यूज थे, बहुत कैलकुलेशन की, लेकिन मैक्सिमम वो जो डिस्टेंस शो कर रहे थे 50 to 52 किलोमीटर था। लेकिन फाइनली जब वो हमने तय किया तो वो 56.5 किलोमीटर था। बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपने पूछा कि मुझे ख्याल कैसे आया, ये बिल्कुल एक इत्तफाकी है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस कॉज के लिए काम करूंगा। मैं इसे थोड़ा सा क्रेडिट कोविड को दे सकता हूँ, हालांकि हम लोग उसे कोविड को हमेशा बुरा भला कहते हैं। कोरोना आया, बहुत इसने डैमेज किया, अमवात भी हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक चीज ये हुई कि जब सब लोग घर बैठ गए कोरोना में और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी, स्पेशली कनाडा में बहुत स्ट्रिक्ट था ये, ऑफिस में, बाकी भी हर जगह पर ना। तो मुझे याद है एक रोज मैं वॉक के लिए निकला। मैं रूटीन में मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स है, आई हैव बीन प्लेइंग स्पोर्ट्स होल माय लाइफ। तो उसमें एक दिन मैं पार्क में गया सैर करने के लिए। प्लान यही था कि 1-1.5 घंटा मैं वॉक करूंगा। मौसम बहुत प्यारा था और जब मैंने वॉक शुरू की तो तकरीबन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आई एंडेड अप इन 5 आवर्स। अच्छा। और जब मैंने वो एप्लीकेशन चेक की अपनी जो फोन पर, आईफोन पर एप्लीकेशन चेक की, तो मुझे पता चला कि आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 25,000 to 27,000। और उस दौरान मेरे एक दोस्त है, मुझे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे अक्सर मेरी गपशप रहती थी। तो जब मैं घर वापस आया मैंने देखा मिस कॉल है उनकी। उससे पहले फोन पर मैंने शायद इग्नोर किया उनको कि मैं वॉक कर रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने आपको इतनी मरतबा रीच आउट करने की कोशिश की, आप कहाँ थे? मैंने कहा मैं वॉक कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना इतनी देर क्यों लगी ना? मैंने कहा मैं प्लान नहीं था, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा था और मैंने तकरीबन कुछ 27,000 स्टेप्स किए हैं। जो आप ये कह लें कि कैसे आपने मुंसलिक कैसे किया इस चीज को ऑटिज्म के साथ? जी बिल्कुल उसी तरह। तो उसमें क्या हुआ कि जब उन्हें पता चला कि मैंने तकरीबन 27,000 स्टेप्स किए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये काम कॉज के लिए क्यों नहीं करते, किसी चैरिटी के लिए क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि किसके साथ मुझे कनेक्ट होना चाहिए, कैसे मैं काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑटिज्म ओंटारियो को जानता हूँ और आपको मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे उनके साथ कनेक्ट किया, इंट्रोड्यूस करवाया। और यहाँ कनाडा में आप जिसके लिए भी काम कर रहे थे, बेशक आप उनके लिए फंड रेज कर रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। You have to sign the contract, या they call it third party agreement। और उसकी कुछ चीजें हैं, आपको रिक्वायरमेंट है जो ठीक है। अच्छा कैसर साहब, जो चीज हम जानना चाहते हैं वो ये है कि ये जो आपकी आगाही वॉक है जो आप कर रहे हैं, खास तौर पे ये इसका जो मकसद है वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा पॉजिटिव है। तो अभी तक किन किन मकासद में कामयाब हो सके हैं और किस हद तक अवेयरनेस जो है वो आपने फैलाई है? जी, सबसे देखिए अहम चीज, लोग समझते हैं कि फंड रेजिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज है लोगों को शऊर देना, आगाही देना। और मेरी सबसे बड़ी सक्सेस इसी में है। हमने फंड्स भी कलेक्ट किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस यूं है कि जब मैंने फर्स्ट ईयर वॉक की थी, एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं था कि जो ऑटिज्म फैमिली हो या जिनका कोई चाइल्ड विद ऑटिज्म हो।
उसके बाद जब मैंने सेकेंड ईयर वॉक की तो उसमें कुछ लोग कनेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज हमारा नाम ना लीजिएगा, क्योंकि एक अजीब सा मामला तकरीबन दुनिया भर में है, लेकिन स्पेशली हमारी कम्युनिटी के साथ, अगर मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूं, क्योंकि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो रीच में पीपल है वो आपके अपने लोग होते हैं। उसके साथ और फिर तीसरे साल में क्या हुआ? तीसरे साल में ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी मैंने लास्ट मंडे को वॉक की थैंक्सगिविंग पर, उसमें तकरीबन 2 फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर आए। उनके बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं, वो आए, उन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया और उसके साथ उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें भी बनवाई, मेरे के साथ भी तस्वीरें बनवाई और उन्होंने उस पर बात की और उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए खड़े हुए और आपने हमारी बात की। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोगों में वो जो एक शाइनेस है कि भी हम लोग स्पेशली वो आप देखें कि अपनी कम्युनिटी के फंक्शन वो अवॉइड करते हैं, बाकी जगह चले जाते हैं लेकिन अपनी कम्युनिटी के फंक्शन अवॉइड करते हैं कि शायद वो अपने लोगों को नहीं बिल्कुल ऐसा ही मालूम होना देना चाहते कि हमारे बच्चे इस ऑटिज्म को मालूम होना चाहिए। कैसे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने मकसद के हमें आगाह करने के लिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकसद है क्योंकि जूं ये स्क्रीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ऑटिज्म के जो केसेस हैं उनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है, तो उनको स्क्रीन से दूर करके सेहतमंद एक्टिविटीज़ में शामिल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कैसे अपना रोल अदा करें, आप अपना रोल अदा कीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हड्डियों की बीमारियों की वजूहात, इब्तदाई अलामात, बरवक्त तशखीस, इलाज मुआवजा और इससे बचाव और हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को आगाही फराहम करना बेहद ज़रूरी है। आज हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से मुतालिक आगाही फराहम करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत के मुताबिक अमराज़ क़ल्ब के बाद ऑस्टियोपोरोसिस इंसान के लिए दूसरा सबसे बड़ा मसला है और ये मर्ज़ हड्डियों में लचक कम करता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ भुरभुरी और नरम हो जाती हैं, जिससे हड्डियाँ टूटने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद इस बीमारी का शिकार हैं, जिनमें 75 से 84 बरस की 97%, जबकि 45 से 54 साल की 55% ख़वातीन शामिल हैं। इस अहम टॉपिक पर हमने बात करनी है और बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस का फ़र्क क्या है और किस तरीके से हमने अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है, इस पर हम बात करेंगे। माहिर अमराज हड्डियों जोड़ प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऑस्टियोपोरोसिस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा हड्डियों के फंक्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हड्डियाँ हमारे सारे बॉडी का लोड ले रही हैं, इसी के ऊपर सारे मसल्स अटैच्ड हैं, इसी के ऊपर जॉइंट्स हैं जो हमें हरकत करने में मदद देते हैं। उसके अलावा ये हमारी जो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन की फैक्ट्री है, सारे ब्लड सेल्स बेसिकली स्टेम सेल से निकलते हैं जो कि बोन के एंड्स हैं वहाँ पे मौजूद होती है। राइट। उसके अलावा जो ये एक बहुत बड़ा हमारा स्टोर है, जितनी एक्स्ट्रा कैल्शियम, फास्फोरेट और कुछ और मिनरल्स होती हैं वहाँ पे ये डिपॉजिट होती हैं और जब भी कभी बॉडी की जरूरत पड़ती है तो वहाँ से निकाल तो यानी कि स्टोरेज भी है और उसके साथ साथ जो ब्लड बनाने का मैकेनिज्म भी है वो भी इसी के एंड से अंदर मौजूद है। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई है, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। उसके लिए ये भी बताइएगा कि जो आर्थराइटिस से जो हम कंफ्यूज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को और हम जो घुटनों का दर्द है या जोड़ों का जो दर्द है उसको भी शामिल कर लेते हैं, क्या मुख्तलिफ है ये दोनों? किस तरह से? एक और फंक्शन जो भी रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वेरी वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, उन सबको ये प्रोटेक्ट किया हुआ है इसने अपनी गोद में लिया हुआ है, उनको संभाला हुआ है। इसी तरह रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा आराम मगज है जो हमारी सारी लोकोमोशन, जितनी हम मूवमेंट करते हैं, हमारी जो असासियत है, हमें महसूस होता है चीज़ें, ये सारी वहाँ से जा रही, उसको भी उसके अंदर उसको संभाल के रखा हुआ है। तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली जो है ना, बोन का सॉफ्टन हो जाना, भुरभुरा हो जाना, साइज में कम हो जाना वो है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजनरेशन है, एज के साथ जैसे एक मशीन चल रही है तो वो घिस रही है। ये जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस बेसिकली फिर 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन, सोजश होती है, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी हम कहते हैं। जो सोजश वाली इन्फ्लेमेटरी है वो जैसे गंठिया हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और कुछ इस तरह की टाइप्स हैं। और एजिंग प्रोसेस के जो होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब ऑस्टियोपोरोसिस शुरू कैसे होती है? हमारी बॉडी में एक अल्लाह मियां ने डे 1 से मैकेनिज्म रखा हुआ है
ये एक बोन बन रही है और साथ ही ख़त्म हो रही है। ये कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल रहा है जिसको हम ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्ट उसको खाए जा रहे हैं, जितनी वो खाई जा रही है वो नई रिप्लेस होती जा रही है। 30 ईयर तक ये प्रोसेस ऑस्टियोब्लास्ट से ज़्यादा एक्टिव होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक कम होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन स्ट्रांग होती हैं, उनका साइज़ बढ़ता है, उनकी हार्डनिंग ज़्यादा होती है और फ्लेक्सिबल होती हैं। 30 के बाद चंद साल होते हैं जिसमें ये तकरीबन दोनों में बैलेंस हो जाता है, जितनी आप बन रही है उतनी ख़त्म हो रही है। लेट 30s में ये रिवर्स होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ऑस्टियोब्लास्टिक कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन हमारी वीक होना शुरू हो जाती है। तो 33 स्पेशली ख़वातीन में 33 लैंडमार्क है। इसके बाद आप लेते भी हैं तो वो बोन में डिपॉजिट नहीं होती, वो डेली मेंटेनेंस के लिए तो यूज़ हो सकती है, आपका स्केलेटन बिल्ड नहीं होता। तो 33 तक आप अपने अगर स्केलेटन को मजबूत कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसी ने आपको लेटर लाइफ में बाकी जो डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंट करना है। अब होता क्या है कि ये सारा प्रोसेस जो है बड़ा इंतहाई खामोशी से चल रहा होता है, पता नहीं चलता। 45 एज हो गई है, पता चला हल्की सी चोट लगी, हल्की सी ठोकर लगी, गिरे, ये जो कोलिस फ्रैक्चर हम कहते हैं, कॉमनली रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया। नॉर्मली हम अपने घरों में जितने भी बुजुर्ग हैं अगर उन्हें देखें तो उनके साथ इसी तरह होता है, अगर वो किसी भी वजह से स्लिप हुए हैं या गिरे हैं, हल्का सा भी हुए तो उनकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। और बात यही इसकी वजह है कि ये पता नहीं चलती। और इसका दूसरा नाम है इसलिए साइलेंट डिजीज इसको कहते हैं, या साइलेंट थीफ कहते हैं। ये चोरी करते जा रहा है बगैर कुछ बताए, खामोशी से चल रहा है, पता तब चलता है। इसकी कोई पहले इंडिकेशन नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं आती। ये जो एक मिसनॉमर, जो मिसकंसेप्शन है कि जी दर्दें शुरू हो जाती हैं, दर्दें ऑस्टियोपोरोसिस से नहीं होती, लेट जाके होती हैं जब वो स्ट्रेस फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है, लेट जाके होती है। तो हम डॉक्टर साहब डेली रूटीन में क्या गलतियां ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को, अपनी हड्डियों को ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लेकर जा रहे हैं? उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ा आजकल जो है इनएक्टिविटी। हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, हमारे पास हमारा डाइट पैटर्न चेंज हो गया है, हमारे पास सनलाइट एक्सपोजर कोई नहीं है जिसमें विटामिन डी चाहिए। इस चीज़ को बचाने के लिए सनलाइट चाहिए, प्रॉपर कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन के चाहिए। और एक जो बहुत अहम चीज़ है जो अक्सर सारी हम बातें करते हैं उसमें भूल जाते हैं, दैट इज प्रोटीन्स। जो अगर आप बोन की साख्त को देखें तो 60% जो है वो मिनरल्स हैं, 30% ऑर्गेनिक मैटर है जो प्रोटीन्स हैं। अगर प्रोटीन ना हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बन ही नहीं सकती। बोन मार्बल बोन हम उसको कहते हैं, जस्ट लाइक पत्थर की तरह वो टूट जाएगी। मजबूत तब होती है जब वो फ्लेक्सिबल भी हो। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि रीजनरेशन का आपने ऑस्टियोक्लास्टिक और ब्लास्टिक जो दोनों आपने बताए हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं वो तो कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहें तो जो हड्डियों की डेंसिटी है वो बहाल रहती है किसी सूरत। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। देखें जी, एक पहलवान जो मर्जी है खाता रहे, बकरे खा ले, 2-4 भैंसों के दूध पी ले, जब तक वो अखाड़े में नहीं उतरेगा ना उसकी मसल बिल्ट होंगे ना उनकी बोन डेवलप होगी। तो इसके लिए फिजिकल स्ट्रेस होना बॉडी के ऊपर बहुत ज़रूरी है। फिजिकल स्ट्रेस होगी, आप हार्ड काम करेंगे, वेट बेरेंगे, एक्सरसाइजेज करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे। वेट लिफ्टिंग से मेरा ज़रूरी नहीं है कि आप वो वेट लिफ्टिंग प्रॉपर काम ऐसे करें जिसमें आपको वेट उठाना पड़े, जिसमें स्ट्रेस पड़े, मसल स्ट्रेंथनिंग जिनको हम एक्सरसाइज कहते हैं, वो करें तो वो बिल्कुल बोन आपकी मजबूत होगी। हमारा एक आर्थोपीडिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉ है जिसको हम वुल्फ लॉ कहते हैं। वो कहता है जी, अगर बोन को जिस तरीके से आप स्ट्रेस देंगे उस तरीके से उसकी शक्ल और उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। आपने अपनी मर्जी से जितना आप उसको फिजिकल स्ट्रेस देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बोन मजबूत होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी खवातीन मेरे जैसी अब डर गई हैं कि आगे चलकर हमारे साथ भी यही होना है। क्या ऐसी तब्दीलियां हैं जो लाई जाएं डाइट में? खुसूसी तौर पर कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है कि आप जब आप आ जाते हैं 30s में तो आपको वो यूज़ करने शुरू कर देनी चाहिए, और ख़ास तौर पर डाइट, इस हवाले से ज़रा बता दें। ख़वातीन में ये रिलेटिवली कॉमन है। दुनिया में भी अगर देखें तो जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक हर 3rd फीमेल और हर 5वां मेल ऑस्टियोपोरोसिस में आफ्टर 50 हो जाता है और उसमें चांस होता है फ्रैक्चर का। फीमेल्स में जैसे मैंने पहले जिक्र किया 32-33 पीक है, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाना है। और इसमें एक फैक्टर जो ऐड हो जाता है वो होता है मीनोपॉज का। आफ्टर 40 स्पेशली जिनमें अर्ली मीनोपॉज हो जाता है,
ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो बोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसने बोन हेल्थ को मेंटेन करना होता है। जब मीनोपॉज होता है ईस्ट्रोजन कम हो जाती है, ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से बोन की जो टर्नओवर है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें स्पेशली कैल्शियम तकरीबन 1000 से 1200-1300 मिलीग्राम तक कैल्शियम डेली चाहिए। कैल्शियम और उसके साथ प्रोटीन आपने बताया। जी प्रोटीन, लेकिन कैल्शियम को लेके जाने के लिए इंटेस्टाइन से विटामिन डी चाहिए, और जब वहाँ ब्लड में पहुँच गया वहाँ से आगे एंड ऑर्गन में लेके जाना विटामिन के का काम चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। टाइम है, मौका ऐसा है कि हमें मजीद भी बात करने को दिल चाह रहा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात हो रही थी, आज उसका दिन भी मनाया जा रहा है। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में और देखते हैं कि आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हसन तार साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। तार साहब, आपकी जो किताब है लाहौर से फ्लोरिडा, बहुत ही कमाल किताब है। लाहौर आवारगी में आपने लाहौर का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तफसील से जिक्र किया है, और इसमें कुछ मुनफरिद कहानियाँ हैं, मुनफरिद चीज़ें हैं। इसका जो आगाज़ है, इसका जो बुनियाद पहला चैप्टर है, पहला बाब हम कहें, वो लाहौर की 7 गलियों के हवाले से है। और लाहौर की 7 गलियों में भी फिर आपने चिड़ी मार जो गली है उसका बड़ा जिक्र किया है, मुख्तलिफ कूचों का जिक्र किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा बताइए, और स्पेशली जो चिड़ी मार वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। ये सब लोग जानते हैं कि लाहौर जो था असला साजी का सबसे बड़ा मरकज़ था पूरे सब कॉन्टिनेंट में, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। ठीक। चुनांचे जब आप गलियों में जाते हैं, पुरानी गलियों में, जी जी, तो मसलन मोहल्ला कमानगरा है, बेहतरीन कमाने लाहौर बने। मोहल्ला तीर अंदाज़ा है, सही, तीर यहाँ पे बनते थे। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे कूचे हैं, ऐसी गलियाँ हैं जिनके नाम जो उनका आबाई पेशा था उन लोगों का, उन पर रखे गए। तो इसी तरह पहले मेरा ख्याल था कि मोहल्ला चिड़ी मारा, गली चिड़ी मारा एक है, लेकिन पिछली विजिट पर 1-2 बाबे मिल गए, और वो बाबे होते हैं जो रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने कहा जी एक नहीं 7 गलियां हैं चिड़ी मारों की। अच्छा। चुनांचे 2 तो मैंने देखी। अब ये चिड़ी मार से लगता है कि द किलर्स ऑफ द बर्ड, इट्स नॉट दैट। वहाँ चूँकि तीर बनते थे, और तीरों को बैलेंस करने के लिए आपने देखा होगा पुराने जो तीर थे उनके पीछे पर लगे होते थे, वो पर चिड़ियों के होते थे। चुनांचे ये लोग जो थे इनका काम ये था कि ये चिड़ियाँ पकड़ते थे जालों में, उसके बाद उनके पर नोच लेते थे, और उनको फिर हलाक नहीं करते थे, फिर छोड़ देते थे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनके बालों पर फिर से उगने लगे। सही, सही। और वो दोबारा उनके काम आए। ये पर वहाँ पे लगते थे तीरों के साथ। तो लाहौर की कमान, तीर, और ख़ास तौर पे ये जो है तलवार, ये बहुत मशहूर। और कहा जाता था कि दमिश्क एक सेंटर था तलवार मेकिंग का, सही, और दूसरा लाहौर था। और दुनिया के मुख्तलिफ जो अजायब घर हैं, यानी वॉर म्यूजियम्स, उनमें ऐसी तलवारें मौजूद हैं जिनके दस्तों पर फलां अहमद शाह लाहौरी लिखा हुआ है। वो इतने मुनक्कश और इतने खूबसूरत है। इसी तरह ही मसलन है कि लाहौर एक बंदरगाह था, खिजरी गेट, इसलिए कि ख्वाजा खिजर के नाम पर, और आहिस्ता आहिस्ता दरिया परे होता गया, और यहाँ से शिप्स बनते थे, बाकायदा बड़ी बोट्स बनती थी लाहौर में। और अब भी लाहौर में एक मोहल्ला है जिसका नाम किश्तीगरा और समथिंग लाइक दैट। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुस्तनसर हुसैन तार साहब के साथ निकले तेरी तलाश में मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। तो जी उम्मीद है आपको ये सेगमेंट भी पसंद आया होगा, और आज का एक्सप्रेसो भी पसंद आया, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पर हमने बात की है, डिस्कस की है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके हल हमने निकाले और वो आपके साथ शेयर किए। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।